वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और ये है नियो कॉमिक्स, योर वन स्टॉप फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉमिक बुक रिव्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं अपना फेसबुक ग्रुप पे एक पोल क्रिएट किया था और उस पोल में ज्यादा वोट्स मिला सर्वनायक सीरीज का रिव्यू कम ओवरव्यू को, और इसीलिए इस वीडियो में मैं सर्वनायक सीरीज के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, फ्यूचर में ऐसे ही ढेर सारा पोस्ट आते रहेंगे और उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप जल्द से जल्द नियो कॉमिक्स का फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्वनायक सीरीज का टोटल कितना पार्ट्स निकल चुका है। तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सर्वनायक सीरीज का टोटल 19 पार्ट्स आने वाला है और अब तक 11 पार्ट्स निकल चुका है। तो सबसे पहले यह है सर्वनायक का सर्वयुगम यानी कि प्रथम खंड, फिर सर्वदमन द्वितीय खंड, सर्वसंग्राम तृतीय खंड, सर्वसंहार चतुर्थ खंड, सर्वमंथन पंचम खंड, सर्वसंधि षष्ठम खंड, सर्वक्रांति सप्तम खंड, सर्वशक्ति अष्टम खंड, सर्वागमन नवम खंड, सर्वव्यूह दसम खंड, सर्वप्रलय एकादश खंड, और इसके बाद जो आने वाला है उसका नाम है सर्वरन, जो कि होने वाला है द्वादश खंड। सो इट इज नॉट येट पब्लिश्ड, लेकिन ऐसे ही 19 खंड टोटल निकलने वाला है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में और जानने के लिए इशू 0 यानी कि आधार खंड को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारा इश्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं करूंगा, लेकिन इस स्टोरी आर्क के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आधार खंड यानी कि युगांधर के बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों, ये है युगांधर यानी कि आधार खंड, जिसको इंटरनेशनल कॉमिक बुक पब्लिशर्स 0 इशू भी कहते हैं। तो इशू नंबर 0 आप कह सकते हैं युगांधर को। और दोस्तों, युगांधर में क्या है ये जानने के लिए हम लोग प्रस्तावना के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये रहा युगम, समय का धारक आप इन्हें कह सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं युगम का क्या कहना है। मैं युगम आपको सुनाने जा रहा हूँ इस सृष्टि की एक अनूठी युग गाथा। यूं तो इस युग गाथा में एक से बढ़कर एक महापात्र है, लेकिन इन 3 महापात्रों का संक्षिप्त वर्णन अति आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों सतयुग से कलयुग की सबसे अहम कड़ी है। इनके बिना ना ये युग गाथा शुरू हो सकती है और ना ही इसकी अंत संभव है। तो ये 3 महापात्र कौन कौन है दोस्तों? यह दिति पुत्र शिरोमणि योद्धा, महाबली भोकाल और सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग। तो दोस्तों, इन तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है युगांधर। तो दोस्तों, मैं जब युगांधर पढ़ा था, मैं इससे पहले योद्धा या भोकाल का कोई प्रायर कॉमिक्स नहीं पढ़ा था, जिसके लिए आई वॉज अ बिट लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला दोस्तों कि योद्धा का आरंभ सीरीज पढ़ लेना मेरे लिए बेहतर साबित होता है। और वैसे ही अगर मैं भोकाल का प्रथम भोकाल सीरीज पढ़ लेता, सो इट वुड हैव बीन अ मच बेटर एंड एंजॉयबल रीड फॉर मी। लेकिन दोस्तों, मैं बाद में भोकाल का 2 और कॉमिक्स खरीदा, धिक्कार और अंतद्वंद, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रथम भोकाल सीरीज का कंटिन्यूएशन है, लेकिन इन दोनों इश्यूज में कंप्लीट स्टोरी दिया गया है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा भोकाल के बारे में, ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि भोकाल यहाँ क्या कर रहा है और वो सब क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आई वुड से कि भोकाल का आप ये 2 कॉमिक्स जरूर खरीद लीजिएगा। अगर आप युगांधर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उससे पहले ये दोनों पढ़ लीजिएगा, तभी आपको भोकाल के बारे में कुछ कंफ्यूजन क्लियर होगा। जैसे कि मुझे भोकाल का ओरिजिन के बारे में कुछ पता नहीं था, भोकाल का यहाँ क्या मिशन है, वो ये सब मिशन में क्यों जा रहा है, ये कटा हुआ सर किसका है और ये मतलब बात क्यों कर रहा है, भोकाल का हेल्प क्यों कर रहा है, ये सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सो आई वॉज अ बिट लॉस्ट। लेकिन बाद में मैं जब ये पढ़ा, इट मेड अ होल लॉट ऑफ मोर सेंस व्हाइल आई वाज रीडिंग युगांधर। तो दोस्तों, युगांधर में ये तीनों कैरेक्टर्स के पास्ट और प्रेजेंस के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसका एंडिंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि पाषाण राक्षस नाम का ये असुरी शक्तियाँ दुनिया पे कब्जा करने का कोशिश कर रहा है और पूर्व काल के सुपर हीरोज इन्हें रोकने का कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश के बीचों बीच वो लोग गायब हो जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ तिलिस्मदेव कोशिश कर रहा है, और तिलिस्मदेव शायद त्रेता युग से है। जी हाँ। फिर आप देख सकते हैं कि द्वापर युग में गोजो पाषाण राक्षसों के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ अश्वराज फाइट कर रहा है यहाँ पे पाषाण राक्षसों के साथ, और बीचों बीच वो भी गायब हो जाता है। यहाँ प्रचंडा भी गायब हो जाता है त्रेता युग में पाषाण राक्षसों के साथ फाइट करते करते।
और इन सब को गायब करने वाला दोस्तों और कोई नहीं होता बल्कि युगम होता है। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है युगांधर यानी कि 0th इशू आधार खंड, और फिर स्टार्ट होता है सर्वनायक का मेन स्टोरी आर्क विथ सर्वयुगम यानी कि प्रथम खंड। दोस्तों युगांधर में आपने देखा कि पाषाण राक्षसों के साथ फाइट करते करते सारा पूर्व काल के महानायकों को युगम ने किडनैप कर लिया है, और वैसे ही पश्चात काल यानी कि कलयुग के सुपर हीरोज को भी युगम हरण कर लेता है अपना शक्तियों के यूज करके, और दोनों टीम्स में बांट दिया जाता है। तो एक टीम में रहते हैं सत्य, त्रेता एवं द्वापर युग के सुपर हीरोज जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरा टीम में रहते हैं कलयुग के सुपर हीरोज। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि एक टीम में 3 युग के सुपर हीरोज है और दूसरे टीम में बस एक ही युग के सुपर हीरोज है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर पाप का लेवल देखा जाए, पाप का स्तर, तो इन तीनों यानी कि सत्य, त्रेता एवं द्वापर युग में टोटल जितना पाप हुआ है उसके मुकाबले ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पाप हुआ है अकेला कलयुग में। तो इसीलिए पाप के लेवल पे बेस करके ये दोनों टीम्स को ऐसा बनाया गया है, और इसीलिए ऐसा असमंजस है इन दोनों टीम्स में। और दोस्तों युगम ने यही तय किया है कि ये जो 2 दल बना, तो ये दोनों दलों का महायोद्धाओं के बीच में होगा कुछ अनूठी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा है, और जो भी दल जीतेगा उसका ही युग ब्रह्मांड में अस्तित्व में रहेगा और दूसरा दल का युग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये कंपटीशन जो हो रहा है युगम में भी कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें अगर कलयुग जीत गया, कलयुग के सुपर हीरोज जीत गए, तो दोस्तों कलयुग ही रहेगा टाइमलाइन में और सत्य, त्रेता एवं द्वापर युग का समूल नाश हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर सत्य, त्रेता एवं द्वापर युग का सुपर हीरोज जीत गए यानी पूर्व काल के सुपर हीरोज, तो कलयुग को समय काल से मिटाया जाएगा टोटली। दोस्तों ये रहता है कंसेप्ट। और दोस्तों इसी इशू में सर्वनायक प्रतियोगिता का आरंभ भी हो चुका है, और उसका आरंभ होता है चयन प्रतियोगिता से, जिसमें आमने सामने होता है नाग सम्राट नागराज और महाबली भोकाल। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं पे चयन स्टार्ट हो गया है, और फिर स्टोरी कंटिन्यू होता है दूसरा इशू यानी कि सर्वदमन में। और दोस्तों कवर से आप देख के समझ चुके होंगे कि सर्वदमन में परमाणु और प्रचंडा के बीच में स्टार्ट होता है प्रतियोगिता, और दोस्तों इसमें शायद परमाणु जीत जाता है। और फिर आता है सर्वनायक का सर्व संग्राम, जिसमें शक्ति और तिलिस्मदेव के बीच में फाइट होता है, जिसमें शक्ति जीत जाती है क्योंकि तिलिस्मदेव फोरफिट यानी कि पहले अपना हार स्वीकार कर लेता है, तो शक्ति ऑटोमेटिकली जीत जाती है। और इसी वजह से पूर्व काल के सुपर हीरोज के टीम 2 अंकों से पीछे पड़ जाते हैं कंपेयर टू कलयुग के सुपर यानी कि पश्चात काल के सुपर हीरोज से। तो लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फाइट कितना इंटेंस है कि अपना युग, पूरा युग दांव पे लगा है, फिर भी सुपर हीरोज फोरफिट करने पे मजबूर हो रहा है, खुद से अपना हार स्वीकार कर ले रहा है। मतलब कुछ तो बड़ा रीजन होगा इसके पीछे। तो दोस्तों स्टोरी वाइज बहुत इंट्रिकेट है, बहुत इन डेप्थ है। और इसके बाद तृतीय खंड के बाद जो आता है वो है चतुर्थ खंड सर्वसंहार, जिसमें दोस्तों फाइट होता है, आप देख सकते हैं शुक्राल और तिरंगा के बीच मेन फाइट रहता है। लेकिन इसका मेन जो मुझे फोकल पॉइंट लगा वो है कालकिन का इंट्रोडक्शन, यानी कि विष्णु का 10वें अवतार। तो ये रहा कालकिन, ये नीला सा बच्चा। दोस्तों ये सबसे मुझे लगा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस इशू। तो सर्वसंहार के बाद जो आता है वो है सर्वमंथन यानी कि पंचम खंड। तो ये काफी देर से आउट ऑफ स्टॉक था बिकॉज इट वाज आउट ऑफ प्रिंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन रिसेंटली फिर से इसका रिप्रिंट हुआ है। सो ये यू कैन बाई इट इफ यू डोंट हैव इट। तो दोस्तों यहाँ तिरंगा का फाइट, अभी फाइट तो नहीं कह सकते, प्रतियोगिता अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसके आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे पावर्स एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नागराज के पास आ गया भोकाल शक्तियाँ, फिर शक्ति के पास आ गया तिलिस्मदेव की शक्तियाँ। तो बहुत कुछ होता रहता है, तो सब कुछ अभी डिस्कस करने लगूंगा, अभी आधा 1 घंटे का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। और अभी हम लोग फोकस करेंगे मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़ेदार पार्ट में, सर्वनायक का सर्वसंधि यानी कि षष्टम खंड, जहाँ पे डोगा और योद्धा के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो स्टार्ट होता है। सो रॉ पावर, जस्ट पंचेस इधर उधर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा मुझे ये वाला। लेकिन हालांकि इसका जो रिजल्ट था वो मेरा फेवर में नहीं गया था। मैं ऑलवेज डोगा के लिए रूट कर रहा था कि डोगा जीत जाए, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि योद्धा के पास असुरी और दैवीय दोनों शक्तियां हैं, और डोगा एक बस मामूली इंसान है, ही इज़ जस्ट वेल ट्रेंड। तो डोगा का हारना तो था ही, लेकिन फिर भी मुंबई का रखवाला डोगा मेरा
फेवरेट कह सकते हैं आप। नागराज, डोगा, ये दोनों ही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स के यूनिवर्स से। दोस्तों ये फाइट और हेमंत कुमार का जो आर्ट वर्क, अश्वराज, भेड़िया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जान डाल देता है। और बहुत ही फैंटास्टिक एनाटॉमी, फाइटिंग, जो स्टांस, एक्शंस, ये सब बहुत ही बढ़िया लगता है हेमंत कुमार के पेंसिलिंग के थ्रू। तो फाइट कंटिन्यू होता है डोगा और योद्धा का इस इशू में, विच इज सर्वक्रांति सप्तम खंड। और यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता है, फाइट चलता रहता है इसमें सर्वनायक सर्वशक्ति यानी कि अष्टम खंड में। दोस्तों अष्टम खंड में जाके डोगा और योद्धा का मुकाबला ख़त्म होता है फाइनली। लेकिन दोस्तों कवर देख के ये मत समझिएगा कि ये इशू में परमाणु और प्रचंडा का एक रीमैच होता है, जी नहीं। क्योंकि योद्धा और डोगा के फाइट के बीच, उनके प्रतियोगिता के बीच एक चीटिंग करता है असुरराज। वो चीटिंग को पकड़ने के लिए प्रचंडा और परमाणु अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और असुरराज पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए, एंड ही पेज द प्राइस। लेकिन डोगा हार जाता है फाइनली। और पॉइंट्स के मामले में दोनों टीम सब इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला फाइट में जीता था परमाणु अगेंस्ट प्रचंडा, और शक्ति और तिलिस्मदेव के फाइट में तिलिस्मदेव हार मान लिया, इसलिए शक्ति जीत गई ऑटोमेटिकली। तीसरे फाइट में तिरंगा हार गया और चौथे में डोगा हार गया। तो पॉइंट्स के मामले में दोनों टीम सभी बराबरी पे है। तो दोस्तों अब शुरू होता है अश्वराज और भेड़िया का बीच में कंपटीशन। और फोबोस और मोबोस के पावर्स की वजह से भेड़िया और कोबी अलग अलग हो जाते हैं, और अश्वराज भी अपना अश्वरूप और मानव रूप को अलग अलग करने पे मजबूर हो जाता है। तो ये शायद अघोरी का इंट्रोडक्टरी पेज है, तो ये अघोरी है, इसका भी कुछ पार्ट रहेगा इस स्टोरी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गमराज भी है। तो ये सब के बारे में बाद में बताऊंगी कि सर्वनायक के साथ साथ बहुत कुछ इन बैकग्राउंड साइमल्टेनियसली होता रहता है, बहुत कुछ। तो दोस्तों ये रहा फोबोस और मोबोस, और ये स्टोरी कंटिन्यू होता है नवम खंड में, यानी कि सर्वागमन। तो दोस्तों ये फाइट चलता रहता है, ये कंपटीशन बिटवीन अश्वराज एंड कोबी भेड़िया टू दसम खंड यानी कि सर्वव्यू। और सच कहूँ तो यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता है तो ये चलता है सर्व प्रलय तक। सर्व प्रलय के बीचों बीच जाके कोबी भेड़िया और अश्वराज का जो प्रतियोगिता है ये ख़त्म होता है, और फिर स्टार्ट होता है गोजो और सुपर कमांडो ध्रुव का पड़ाव। तो उन दोनों का कंपटीशन इस इशू से स्टार्ट होता है, और फिर ये स्टोरी कंटिन्यू होता है सर्वरन में, जो कि होने वाला है द्वादश खंड। तो अब तक बस एकादश खंड तक ही पब्लिश हुआ है, और इनमें से और भी शायद 1-2 इश्यूज आउट ऑफ प्रिंट है, जो कि बहुत जल्द राजकुमार शायद रिप्रिंट करवाएगा, जैसे सर्वमंथन का किया गया है। तो दोस्तों ये रहा मेन स्टोरी आर्क सर्वनायक का। अब हम फोकस करेंगे उसका टाई इंस यानी कि सर्वनायक विस्तार के ऊपर। तो दोस्तों मेरे पास सर्वनायक विस्तार का 3 इशूज है, हालांकि अब तक 4 इशूज पब्लिश हुए हैं। तो मेरे पास तृतीय कड़ी नहीं है। ये है प्रथम खंड सर्वनायक विस्तार का, जिसका नाम है मौत का मैराथन। फिर आता है विश्वपुत्र का आगमन। फिर आता है विश्वक्षेत्र संरक्षणम, जो कि मेरे पास नहीं है। और फिर अब तक का 4th पार्ट स्वर्ण नगरी की तबाही, जिसका फॉलोअप होने वाला है प्रकोष्ठ की कैदी शायद। जी हाँ, प्रकोष्ठ के कैदी। तो ये होने वाला है शायद 5th पार्ट, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, एंड इट विल बी पब्लिश्ड सून। तो दोस्तों अब आप पूछ रहे होंगे कि सर्वनायक विस्तार ये है क्या। तो दोस्तों टाइन्स का कंसेप्ट इसमें सर्वनायक सीरीज में घुसाया गया है, यानी कि जो प्लॉट होल्स या लूप होल्स जो सर्वनायक सीरीज अपना कवर नहीं कर पाया, वो सब छोटा छोटा स्टोरीज या प्लॉट होल्स इस सर्वनायक विस्तार सीरीज में वो सब कवर किया जाएगा। तो युगम भी यही बताता है स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये लिखा हुआ है कि मैं आपका साथी व समय सारथी युगम आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ उन वृत्तांतों के विवरण के साथ जिनके बिना सर्वनायक महागाथा पूर्ण नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस सीरीज का फोकस यही है कि सर्वनायक सीरीज को और थोड़ा सेंस दिया जाए और थोड़ा मीनिंगफुल बनाया जाए, और उनका जो कुछ अनएक्सप्लेन घटनाक्रम है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड प्लॉट लाइन्स है, उनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डेप्थ और पर्सपेक्टिव दिया जाए। यही फोकस है इस सीरीज का। सो आई एम वेटिंग फॉर विश्वक्षेत्र संरक्षणम का रिप्रिंट, तो वो आएगा तभी मेरा ये सीरीज कंप्लीट हो पाएगा। और फिर प्रकोष्ठ के कैदी भी पब्लिश होना है। सो या देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और दोस्तों अब मैं बात करूँगा प्राइसिंग का। तो अगर सबका कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली
1600 रुपये आपको लगेंगे। क्योंकि दोस्तों जो सर्वनायक सीरीज़ है यानी कि इसमें 11 इश्यूज़ इंक्लूडिंग युगांधर 12 इश्यूज़ है, तो इन सब का अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज़ है कुछ इश्यूज़ का और कुछ का 120 है। और सर्वनायक विस्तार का कुछ इश्यूज़ का 60 रुपीज़ है और कुछ का 80 रुपीज़ है। तो सब मिला के 1600 तो आपको लग ही जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द करंट प्राइसिंग एंड MRP। नाउ इज इट वर्थ इट? ऑफ कोर्स इट इज़ दोस्तों। राज कॉमिक्स का ये शायद सबसे बड़ा या सबसे लंबा चलने वाला एक सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं। हाँ, हालांकि इनका संख्या अभी बस 11 खंड निकला है, लेकिन पर इशू का आपको 90 से 100 पेजेस का मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये महागाथा, इसको तो मिनी सीरीज कह ही नहीं सकते, या आप मेगा सीरीज कह सकते हैं इसको। और फिर उसके साथ है सर्वनायक विस्तार भी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लानिंग और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो चलिए आप प्रोज और कॉन्स यानी कि इसका अच्छा पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। अच्छा पॉइंट्स, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया दोस्तों इस सीरीज़ का आर्ट वर्क। इसमें धीरज वर्मा और हेमंत कुमार का स्पेशली जहाँ जहाँ आर्ट वर्क है वो बहुत ही लाजवाब लगा मुझे दोस्तों। जैसे कि आप कवर्स में भी देख सकते हैं कि हेमंत कुमार का कवर्स बहुत ही बढ़िया होता है। अगर जैसे कि ये कवर भी, ये तो शायद डबल पेज स्प्रेड है, तो बस आप इसे देखते रह जाते हैं। तो बहुत सारा आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है कि ओल्ड स्कूल टाइम में, मतलब पुराना आर्टवर्क्स में कलरिंग उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन अभी वो कलरिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसलिए कलर्स बहुत ही सही किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ। और ये तो जैसे कि मैं कह चुका, मेरा फेवरेट पार्ट डोगा वर्सेस योद्धा। दोस्तों हेमंत कुमार का आर्टवर्क सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय किया। और स्टार्टिंग में धीरज वर्मा का आर्टवर्क भी बहुत ही शानदार था स्टार्टिंग के इश्यूज़ में, यानी कि हाँ यहाँ। दोस्तों आर्टवर्क के लिए इसको तो मैं काफ़ी अच्छा अंक देना चाहता हूँ। लेकिन स्टोरी के लिए मेरा 2 बात है कि पहला बात, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव है, लार्ज स्केल है, लेकिन इट इज़ नॉट वेल थॉट आउट, यानी कि एग्जीक्यूशन में बहुत सारा कमियां हैं दोस्तों। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज़्यादा स्टोरी आर्क में, एंड आई एंजॉय कॉम्प्लिकेशंस। मुझे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। कन्वोल्यूटेड प्लॉट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जब कन्वोल्यूशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है, यानी कि बस इसको और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए और डिटेलिंग्स ऐड किया जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा, जो सर्वनायक में बहुत ज़्यादा किया गया है। आई होप्ड कि सर्वनायक जो सीरीज़ बनाया गया था, इसका अगर प्रोजेक्ट ऐसा बनता कि टोटल जो सर्वनायक का 1 से 10 के अंदर स्टोरी खत्म किया जाएगा, और सर्वनायक सीरीज़ में बस सर्वनायक प्रतियोगिता के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, ना कि गर्भगृह में क्या हो रहा है, विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक क्या कर रहे हैं, असम के जंगल में क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए मुझे खास उत्सुकता नहीं होता जब मैं पढ़ता हूँ। ऐसा इतना जंपिंग इज टोटली अननेसेसरी, बेकार ही वो रीडिंग का जो मजा है। मैं चाहता था कि देखिए सर्वनायक है, ये कवर में हम देख रहे हैं कि अश्वराज और भेड़िया के बीच फाइट हो रहा है, तो ये कॉमिक्स, ये इशू अश्वराज और भेड़िया के ऊपर अगर फोकस करता तो शायद 3 इशू लंबा ये ना होता और एक ही इशू में ये कंप्लीट खत्म हो जाता। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि योद्धा और डोगा का जो कंपटीशन था वो भी 3 इशू तक लंबा चला था, और ये चीज़ कुछ हद तक मज़ा किरकिरा कर देता है। सिमिलरली दोस्तों अश्वराज और भेड़िया का फाइट भी 3 इशू तक चला, या 2.5 इशू आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सबको 3-4 इशू तक लंबा ना करके एक ही इशू में अगर निपटा देते तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता कि मैं ये इशू खरीदा। मैं यहीं पे कवर में देख रहा हूँ कि डोगा और योद्धा है, और इसी इशू में डोगा और योद्धा का फाइट स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। तो आप सोचिए कितना कॉम्पैक्ट होता, और वो रीडिंग एक्सपीरियंस कितना गुना बेहतर होता। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जब टाइम्स वाला कंसेप्ट आप घुसाए हो अपना सीरीज़ में कि सब प्लॉट होल्स ये सब भरने के लिए ये सर्वनायक विस्तार सीरीज स्टार्ट किए हो, तो इनको और थोड़ा मोटा बनाता है। और यहाँ पे जो सर्वरन चल रहा है वो उसको हटा के बाकी जो साइड सब प्लॉट्स है वो सब अगर इसमें डाल दिया जाता तो काफ़ी बेहतर रहता है। कि मैं सर्वनायक खरीदा हूँ, तो बस सर्वनायक का जो महायुद्ध है, महागाथा है, जो बस उसी के ऊपर फोकस्ड रहता और मैं बस वही पढ़ के उसका मज़ा पूरा ले पाता। दोस्तों ये तो मेरा मानना है। तो अब चलिए फिर इनका रेटिंग किया जाए। तो दोस्तों आर्ट वर्क के लिए इसको मैं 10 में से 7 दूंगा, क्योंकि दोस्तों कुछ आर्टिस्ट का आर्ट वर्क तो इसको 4 चांद लगा ही दिया है, लेकिन कलरिस्ट जो यहाँ काम किए दे डिड अ वेरी गुड जॉब। तो दोस्तों आर्ट के लिए इसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन स्टोरी और प्लॉट के लिए इसको 10 में से मैं 5 दूंगा। प्लॉट का आइडिया बहुत ही इनोवेटिव था, इंटरेस्टिंग था। इंटरनेशनल कंसेप्ट्स ऑफ जीरोथ इशू, टाइन्स, ये सब भी इस सीरीज के अंदर घुसाया गया है, पर एग्जीक्यूशन बहुत ही घटिया था और इंटरवाइंड किया गया है बहुत सारा टाइमलाइंस को। तो ये सब की वजह से मेरा जो रीडिंग एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब गया।
और ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचा गया, जबकि इसको बहुत ही कम्पैक्ट और छोटा और शायद 10 या 12 इशू में ख़त्म किया जा सकता था। तो दोस्तों ये सब की वजह से इसको प्लॉट और स्टोरी टेलिंग के लिए 10 में से मैं 5 दूंगा। तो दोस्तों अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। जैसे मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ दिस सीरीज वाज द फाइट्स बिटवीन योद्धा एंड डोगा, वैसे आपका फेवरेट इशू या फेवरेट प्रतियोगिता किन के बीच था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इमेज कॉमिक्स के इंट्रोडक्शन और मेरे सिंगल इशू कलेक्शन के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।